नॉलेज हंगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं फादर ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 2। इस बार हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो यहाँ पे एक और फैक्ट आता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला जाता है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया था फादर ऑफ एवरीथिंग के कि फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है गैलीलियो गैलीली को, ड्यू टू उनके बहुत सारे योगदान की वजह से। आप एक बार देख लेना पार्ट 1 अगर नहीं देखा होगा तो। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन है। जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ बेसिक फैक्ट। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था जर्मनी में। ये एक जर्मन थे, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये इनकी मृत्यु यूएस में हुई थी। इसके अलावा इनको जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त थी। इसके अलावा यूएस की भी नागरिकता प्राप्त थी। ये एक सेल्समैन के बेटे थे। सो ये भी एक बहुत इंस्पायरिंग थिंग है। टाइम्स मैगजीन ने, जो कि यूएस का सबसे या फिर वन ऑफ द बोले तो प्रतिष्ठित मैगजीन है, जो अपने रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती रहती है, 1999 में टाइम्स मैगजीन ने पब्लिश किया था। और उन्होंने बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी 1999, यानी 19वीं सदी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके योगदान के लिए इन्हें क्यों बोला जाता है मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स? तो इनके तो बहुत सारे योगदान है फिजिक्स में, लेकिन अगर बात करें तो जो मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है, या मेंशन किया है, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस या फिर एमसी स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशनशिप E इक्वल टू एच एफ, ब्राउनियन मूवमेंट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो, जो फिजिक्स बैकग्राउंड होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा, बाकी कुछ शायद नहीं पता होगा। तो जानते हैं, इससे पहले ये एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक्स का, यानी मोशन से रिलेटेड चीज़ों का। तो सबसे पहले जो मोशन के लिए या फिर फिजिक्स में सबसे मेन माना जाता था वो था न्यूटन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने देखा होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो वो मोशन था, वो डिपेंड करता था, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता था। फ्रेम क्या होता है? देखो, अगर कोई आदमी मोशन कर रहा है तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये मूवमेंट में है, तो हम बोलते हैं ये मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी ट्रेन में है, ठीक है, और वो ट्रेन से देखता है चीज़ों को बाहर की तरफ, तो उसको दिखाई देता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर घर है या जो स्टैटिक चीज़ है वो भी मूविंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हम उसको मूविंग बोलेंगे, या फिर वो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं कर रहा, या उसको हम मोशन में बोलेंगे? तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, और इसको बहुत ही प्रिसाइजली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू सॉल्व किया था। सो एक तरह से उन्होंने जो न्यूटन का फिजिक्स पे पूरा कंट्रोल था उसको चैलेंज किया था, ठीक है। और बहुत सारे कई जगह न्यूटन का जो थ्योरी था वो गलत हो जाता था, लॉ ऑफ मोशन। तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू इन्होंने सारा चीज़ क्लैरिफाई किया था। सो आपको उतना लग नहीं रहा होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना इम्पोर्टेंट है, बट इट्स अ ह्यूज इम्पोर्टेंट, राइट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो, इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि मास और एनर्जी में कोई रिलेशन है, ठीक है। इन्होंने जो एक E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन दिया था, ये ह्यूज था। मतलब इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, आप बता नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताया। एक तो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है, इवन पार्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें स्पीड है, यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट की बात किया गया है। पर स्पीड, अगर ये तो पार्टिकल्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट है, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड ऑफ लाइट वी भी हो सकता है, जो नॉर्मली स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होगा? स्पीड का स्क्वायर और मास का मल्टीपल, इनके मल्टीपल के इक्वल टू होगा एनर्जी। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो जो मास होता है वो डिपेंड करेगा 1/c², यानी इसके रेसिप्रोकल होता है। देखो, पहले सबको पता है मास किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता,
ये टोटली कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया स्पेशली पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के लिए स्पेशली डिफाइन किया गया था, इवन फोटॉन्स भी, ठीक है, कि उनका मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो उनकी मास कम हो जाती है, यानी कम रियलाइज होती है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो, सॉरी, स्पीड बहुत कम हो तो उसकी मास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से मास और स्पीड में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया इन्होंने, जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। सो इट्स अगेन गाइस ह्यूज। अब बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखो, ये एक क्वांटम फिजिक्स होता है जिसमें ये भी एक बहुत ह्यूज इम्पोर्टेंट है, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये बताया था कि जो सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट अगर उस सब्सटेंस पे आता है किसी चीज़ पे जिसके बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो सनलाइट अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो हमें प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक, यानी सनलाइट किसी पे अगर आता है और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हमें देता है, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक अगर आप सोलर पैनल यूज़ करते हो, आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, तो वहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सो इट्स अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये भी जो देन है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। इससे पहले सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता था कोई। प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशनशिप, देखो ये भी यहाँ पे ये बताया गया था कि जो एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी के को, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। लाइक अगर आप ट्रांसमिशन, यानी कि जो डेटा वगैरह भेजते हो, ठीक है, आपका मोबाइल में नेटवर्क कनेक्शन पकड़ता है, सैटेलाइट जो वर्क करता है, तो इनमें सारी चीज़ें कितना हम फ्रीक्वेंसी सेट करें कि इसकी इतनी एनर्जी हो कि वहाँ तक पहुँच सके। तो ये सारा ट्यून है, ये बेस्ड होता है प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशनशिप के बेसिक्स पे। सो गाइस, इट्स ऑल्सो ह्यूज। ब्राउनियन मूवमेंट, इनिशियली सबको पता था कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं पर एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया अकॉर्डिंग टू ब्राउनियन मूवमेंट कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनका सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता, ये जिगजैग डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सपोज ये अगर एक कंटेनर है और यहाँ गैस पार्टिकल्स है, तो कुछ गैस पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इधर मूव कर रहे होंगे। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और हमेशा मूव करते रहते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते और सिंगल डायरेक्शन नहीं होता। सो गाइज, इट्स ब्राउनियन मूवमेंट। और गैसियस थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसको लेके आगे बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई ब्राउनियन मूवमेंट को बेस बना के। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये एक फिफ्थ पार्टिकल है, ये सॉरी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? नॉर्मली लोगों को पता है सॉलिड, गैस, लिक्विड, लेकिन इसके अलावा दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक तो आपका हो गया प्लाज्मा, और ये वाला था फिफ्थ जिसको बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस के हेल्प से। ये बोस कौन थे? ये बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनके हेल्प से इन्होंने बताया था कि ये एक फिफ्थ पार्टिकल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में BeC भी बोलते हैं, राइट। अब देखो, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है ये बेसिकली बात करता है बोसोन की। अब बोसोन क्या है? बोसोन जो एक कोई भी पार्टिकल, अब जान लो, कोई भी पार्टिकल या गैसियस मैटर या कोई भी चीज़ जो कि बोस आइंस्टाइन कर्व को, इनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको अगर फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं बोसोन। बोस और आइंस्टाइन के नाम को मिला के उस
पार्टिकल का नाम दिया गया है बोसोन। तो कोई भी बोसोन जो है ठीक है, वो अगर अगर वो बोसोन आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये वाला पार्टिकल, उसे हम तब मानेंगे जब वो क्या करे, जब क्या हो, जब बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत कम क्वांटम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो होता है बीईसी। लेकिन ये इसके लिए एक कंडीशन है कि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही होता है। देखो बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ डाउट भी है, मुझे कुछ लोगों ने मेंशन भी किया था एक बार, राइट, कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या -0 डिग्री होता है? नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -0 नहीं होता, ये होता है 0 केल्विन। केल्विन एक दूसरा यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने का। अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करो तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो नाम केल्विन की वजह से पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में बीईसी का एग्जिस्टेंस होता है। आपके लिए कुछ वर्क है, अगर आप कर सको होमवर्क तो करो, अदरवाइज आप चाहो तो वहाँ से पूछ भी सकते हो। जो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, वो क्या होता है? इसके अलावा आइंस्टाइन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था, किस ईयर में? ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप सॉल्व कर पाते हो, आंसर दे पाते हो, इट्स गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ फादर ऑफ एवरीथिंग का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। मैं तो और भी लोगों के बारे में डिस्कस करने वाला था, लेकिन ये इतना ह्यूज इनका इम्पोर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड को, कि इनके सारे कॉन्सेप्ट जो मेन मेन थे उसको डिस्कस करना पड़ा। फिर मिलते हैं फादर ऑफ एवरीथिंग के थर्ड पार्ट पे। थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, टेक